इन्फो एज में 9% की तेजी देखने मिली, नौकरी जिसे कहते हैं हम, और 9%, 8.5% की तेजी देखने मिली, क्योंकि देखिए उसकी एक न्यूज़ आई थी कि लाइकली टू आउटलुक फॉर द पॉलिसी बाजार आईपीओ। तो पॉलिसी बाजार का आईपीओ शायद वो ला सकता है, खाली उसी के वजह से ये हमें अपर सर्किट देखने मिला। अपर सर्किट तो नहीं, एक अच्छी सी तेजी देखने मिली, क्योंकि बायर्स और सेलर्स बहुत ही भारी मात्रा में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन स्टॉक ऊपर ही जाते रहा, ना उसके अंदर गिरावट आई, बस उसके अंदर ऊपर वाली अपवर्ड मूवमेंट ही आई है। और पॉलिसी बाजार का आईपीओ बस ये कंपनी को कहना है कि बस हमने लाने वाले हैं, और स्टॉक और 10 से 15% वो न्यूज़ की वजह से ही ऊपर चले जाएगा, और फिर पॉलिसी बाजार का आईपीओ आने वाला है। तो फिर जैसे ही उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, तब जाके हमें 2 से 3 महीने के अंदर आईपीओ आराम से देखने मिल सकता है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी इसका बड़ा टारगेट दिया है 8,040 का, और अगर अभी हम देखें तो 6,700 पे देखने मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा हमें मूव देखने मिल सकता है। अगर आप देखो तो 6,700 पे अगर आप बाय करते हो और 8,040 का भी टारगेट लेके चलते हो, तो एक अच्छा खासा डिसेंट सा रिटर्न आपको इस स्टॉक के अंदर मिल सकता है। और अगर हम देखें तो 6% की अपसाइड है, वो तो हमने देख लिया। अब अगर हम दूसरी न्यूज़ की तरफ जाए तो सीडीएसएल के बारे में बात करेंगे। हाँ, वही है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो उसके अंदर भी हमें अच्छा खासा अपर सर्किट देखने मिला, 5% का अपर सर्किट देखने मिला मार्केट में। अगर आप ई रेशियो देखो तो ठीक ठाक ही है, बट अगर हम देखें तो इसका मेन कारण क्या है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इसका डिविडेंड इसने यहाँ पर किया था ना, तो इसकी एक्स डिविडेंड डेट जो है, ये इसने मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में इसने बताया था कि 13 तारीख की इसकी एक्स डेट है। तो अगर आपने 13 तारीख से पहले पहले इसको बाय कर लिया, तब जाके आपके जो डिविडेंड है आप उसके लिए एलिजिबल। हो जाओगे, फिर आप जब भी सेल करो, आप एक्स डेट को सेल करो या फिर रिकॉर्ड डेट को, या फिर रिकॉर्ड डेट के बाद कभी भी सेल करो। बस 13 तारीख से पहले खरीदना और 13 तारीख से पहले बेचना मत। 13 तारीख से पहले खरीद लेना, फिर 13 तारीख के बाद कभी भी बेचने का बेच लेना। 13 तारीख को खरीदोगे तो डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। खैर, आगे हम बात करें तो उसने प्रेस रिलीज भी रिलीज किया, तो उसके अंदर उसने बताया कि उसको जो अपना इसकी अप्रूवल मिल गई है, सीबीएल रिसीव्स अप्रूवल मिल गई है एज सीए फ्रॉम सीसीए फॉर प्रोवाइडिंग ई साइन सर्विसेज। तो ई साइन सर्विसेज के लिए उसको ये मतलब अप्रूवल मिल चुका है, और न्यूज़पेपर कॉपी भी उसने जारी की। और इसने बताया कि ओके, इतनी ज़्यादा जो डीमैट अकाउंट में तेज़ी आ रही है ना, उसी का कारण ये है कि इसके अंदर स्टॉक में तेज़ी आ रही है, और स्टॉक ऊपर जाने वाले आगे वाले अच्छे लेवल्स डिजर्व करता है, और स्टॉक उस लेवल्स को अचीव भी करके दिखाएगा। बीइंग अ मोनोपोलिस्टिक कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी है। और अगर आप नज़र डालो तो यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिलती है, जो एनएसई की वेबसाइट पर आओ ना, तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र करनी चाहिए, तो आपको पता चलेगा। अगर हम ट्रेड व्यू पे आए ना, तो यहाँ पर देख सकते हो इनका एक नोट है, और वो नोट पर अगर हम डिटेल में डिस्कशन करें तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बस हम आगे की न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड इज द बेस्ट स्टॉक दैट इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इट। अगर आप देखो तो सिर्फ 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट आईटी स्टॉक है, क्योंकि देख सकते हो इसका जिसने फाउंड किया उसके कितने सारे कारनामे हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो, कभी भी जाके सर्च करना जिसने इसको बनाया, जो उसका फाउंडर है, उसके कितने सारे कारनामे हैं, वो आप देख के ही इसके अंदर आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। देख सकते हो ये अपन लोअर सर्किट में गया है ना, तो ये मौका रहता है हम जैसे मतलब इन्वेस्टर्स के लिए इसके अंदर बाय करके चलने का। मेरी एडवाइस जरा भी मत लेना, आप खाली खुद एक बार एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस में कुछ नहीं करने का रहता है, आपको बस देखने का रहता है कि कंपनी किसने फाउंड की, और आपको देखने का रहेगा फाउंडर कौन है, और फिर आपको देखना कि उसका बैकग्राउंड क्या है, और उसका बैकग्राउंड देख के आप हैरान हो जाओगे। फिर बाद में आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पी कितने पे भी देखने, तो ये 150 क्या 1,500 पे भी देखने मिला, तभी भी मैं इसको बाय करूंगा अगर लंबी गिरावट आई तो। अगर 5 से 10% नीचे चल जाता है तो ये आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगर 10 से 15%, 20% नीचे गिर जाता है ना, जो गिरेगा नहीं, अगर फिर भी गिर जाता है, तो आपको इसके अंदर आंख बंद करके पैसा निवेश कर लेना है, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप 6 महीने की भी बात करो तो 300% के रिटर्न आए, है 28% के रिटर्न सिर्फ यहाँ पर ये 1 जनवरी से। और अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में कितना बड़ा सर्च हुआ है, 173% के रिटर्न। मजाक है क्या 6 महीने में 173% के रिटर्न देना? 6 महीने में पहले ना 500 पे था, 500 पे भी मैंने यही खरीदा, कहता कि इसको बाय कर लो, और अभी मैं 1,500 पे भी यही कह रहा हूँ कि इसको बाय कर लो। अभी आगे जाके 15,000 भी हो जाएगा, तभी भी मैं इसको बाय करने में बुलिश ही रहूँगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो बाकी की आईटी सेक्टर कंपनी से बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट कैप देखना रहता है
आपको महंगा सस्ता नहीं देखना रहता है। ऐसे तो विप्रो इसके कम प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन विप्रो का इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो एक्सपांशन का इतना चांस नहीं है। अगर ये जितने टाइम में डबल होगा, विप्रो उसका डबल से ट्रिपल टाइम लेगा डबल होने में। तो देखिए 20,000 करोड़ का 40,000 करोड़ करने में कितना टाइम लगेगा ना, लेकिन 1,00,000 करोड़ का 2,00,000 करोड़ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। एज कम्पेयर टू दिस वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर हमें गलती नहीं करनी है। बहुत ही अच्छा शेयर है, अगर आपको और नीचे मिल रहा है तो आप इसको और बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हो। और एक न्यूज़ आ रही है हमारी मदरसन सुमी की तरफ से। तो मदरसन सुमी की न्यूज़ है। मदरसन सुमी में हमें पहले बेयर्स का पल्ला भारी होते हुए दिखा था, फिर बाद में बुल्स ने उसको अपवर्ड मूवमेंट दी। एक प्राइस पर सबका बाय ऑर्डर हिट हुआ और फिर बाद में मार्केट ऊपर ही चलेगा, 208.50 के लेवल से ऊपर बाउंस बैक दे दिया और एक फ्लैट क्लोजिंग दी, जो एक ठीक ठाक बात है। अगर हम न्यूज़ की तरफ देखें ना, तो इन्हें ना मतलब शेयर होल्डर की जो मीटिंग है वो है 17 सितंबर को, तो आप उसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। और 17 सितंबर अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है, या फिर आप अगर इस शेयर के यहाँ पर मालिक कह सकते हो, आप शेयर होल्डर कह सकते हो, अगर आपके पास एक भी शेयर है ना, तभी भी आपको है ना 17 सितंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। और ये जो भी नाम है टकेशी फुजीमी और ये जो भी है वो उनके साथ वो उनकी मीटिंग है, तो एजीएम के अंदर ये सारी चीज़ भी डिस्कस हो जाएगी। 34th एनुअल जनरल मीटिंग है। अब इसको छोड़ते हुए हम बात करें आईआरसीटीसी की, तो आईआरसीटीसी में देखिए कोई नई बात नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था किस तरह से हमारा क्रूज का आया है, और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, मतलब आपको वैल्यू मिल रही होगी, आप जाके व्यूज़ देख लेना। व्यूज़ बहुत ही कम रहेंगे एंड आई डोंट केयर, 100 से भी कम रहेंगे, बट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है। और मेरा काम क्या है, आपको एक लॉजिकली इंफॉर्मेशन देना। और आज भी मैं आपको ये लास्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू लॉजिकल इंफॉर्मेशन दूंगा। ये देख सकते हो आप, कई सारे लोगों ने आपको बताया होगा या फिर आपने खुद ने एक दिमाग लगाया होगा कि ये जो ये क्रूज़ के बिजनेस में ये अभी आया है, और क्रूज़ के टूर के पैकेजेस मुंबई टू गोवा आकर 13 दिन का, और जो भी है 12 नाइट 13 दिन इसको स्पेंड करो। मैंने ज़बरदस्ती ये पैक वाला लगाया कि आप ये मतलब सारी पैक्स देख सकते हो, 20,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये में 12 दिन 13 नाइट, वो एक अच्छी चीज़ है। 6 और ड्यूरेशन क्या है, 6 नाइट और 3 दिन 7 दिन, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका नाम क्या है, आप थोड़े अच्छे से पढ़ो। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टीआरएसएम दिख रहा है ना आपको, आईआरसीटी, टी जो आता है ना वो टूरिज्म आता है। और टूरिज्म क्या है ये अगर आप देखो तो क्रूज टूर पैक है। तो ये हमेशा से टूर के बिजनेस में था और रहेगा, और इसका मतलब एक मेन मोटो ही है टूरिज्म करना, एक मतलब एक जान कह सकते हो आप, वो टूरिज्म है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अभी अभी इसने बिजनेस में नया कदम रखा है? दोस्तों खाली क्रूज के बिजनेस में नया कदम रखा है, मतलब क्रूज के थ्रू थोड़ा सा वो कराएगा, मतलब टूरिज्म कराएगा। खाली अभी थोड़ा सा उसके जो हमारे प्लेन्स के जो प्राइसेस है उसके थ्रू टूरिज्म करना थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, और रेलवे के थ्रू कोई करना नहीं चाहेगा। तो जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो बचता है शिप्स के थ्रू और वाटरवेज के थ्रू, जो ये स्टॉक करने वाला है, जो आईआरसीटीसी करने वाला है। आईआरसीटीसी इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन और वो इसमें भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये न्यूज़ आई है तो फिर स्टॉक नीचे क्यों गिरा? क्योंकि देखिए कई सारे लोगों ने यही सोचा था कि नए बिजनेस में एंटर हो रहा है, लेकिन फिर बाद में जब इनको पता चला ना, ये इंसाइट मिली ना, जब उन्हें पता चला तब ये स्टॉक नीचे गिर गया। और मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को भी पता चला होगा ये किसको हुआ होगा, पता है? ऑपरेटर ने इसे नीचे खींच लिया होगा, क्योंकि देखिए रिटेलर्स ने इसे भारी भरकम मात्रा में बाय किया होगा एंड देन ऑपरेटर्स ने इसे नीचे खींच लिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कल की तारीख में ये किस तरह पे घूम रहा था, मतलब कितने डिलीवरी परसेंटेज उठाया करते। आप जान के हैरान हो जाओगे इतने सारे डिलीवरी परसेंटेज उठाया करते, और वो एबनॉर्मल है। मतलब जो भी मतलब है ना, रिटेलर्स ने बाय किया और ऑपरेटर्स ने सेल किया। ऑपरेटर्स का सेलिंग इतना ज़्यादा था कि स्टॉक नीचे आ गया, लेकिन रिटेलर्स ने तो भर के माल उठाया ही है। और अगर आप देखो तो ये एक न्यूज़ आई थी कि एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बैन होने वाला है। अब अगर आप देखो ना, तो कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग होती है तो आप देखोगे कि समझो 1 करोड़ की वॉल्यूम जनरेट हुई, उसमें से 50% लोगों ने अपने घर पे उठा के लेके गए। तो ये जो बाकी के 50% लोग हैं, मतलब 50% लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया, मतलब 50 लाख लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया 1 करोड़ में से। और अभी जो 50 लाख बचे उन लोग ने क्या किया? अरे दोस्तों, इन्होंने एफएनओ में ट्रेडिंग किया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया, इंट्राडे किया। अभी इंट्राडे तो ना के बराबर ही हो गया है, आपको पता होगा जिस तरह से सेबी का रूल आया है। और अगर आपको नहीं पता है तो डू वॉच दैट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, और विल बी पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन, और इधर भी शायद आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो फिर चैनल पर डायरेक्टली जाना, सेबी के न्यू रूल्स डालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया मैंने उसमें। और उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें तो एफएनओ से बैन होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अब दोस्तों एफएनओ में आने का तो सपना रहता है। अगर आप देखो तो बीच में हमें है ना 2 स्टॉक्स के बीच में, अब मैं नाम ज़रा भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 2 स्टॉक्स को के बीच में ना बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल
रिपोर्ट, तो दो स्टॉक्स के बीच में निफ्टी 50 में एंटर होने के लिए मतलब एक जंग छिड़ी थी कि ये दोनों में से कौन सा स्टॉक निफ्टी 50 में एंटर होगा। तो मतलब निफ्टी 50 ये है और ये दोनों स्टॉक्स के अंदर मतलब एक छिड़ा था कि ओके ये एंटर होगा ये एंटर होगा। तो फिर क्या हुआ ना, मतलब मतलब कि जो ये वाला स्टॉक था ना, इसको एक एडवांटेज था। क्या एडवांटेज था कि वो एफएनओ में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तो एफएनओ में एनेबल था और ये एफएनओ में एनेबल नहीं था। और मैं आपको एक इनसाइट के लिए कहना चाहूँगा, ये वाला स्टॉक जो है ना एफएनओ में नहीं था, वो डीमार्ट है। तो दूसरा वाला कौन सा है वो आप ढूंढ लेना, वो जो मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। तो वो आप देख लेना कि डीमार्ट को एक एडवांटेज नहीं था कि वो एफएनओ में नहीं था, एंड दैट इज वाई इसको एक एडवांटेज मिल गया। अब वो क्या हुआ वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बिकॉज दिस वीडियो इज गेटिंग टू वे लॉन्गर एंड 10 मिनट से ऊपर हो गया, एंड आई डोंट वांट दिस टू बी मोर बिग। तो मैं यहीं तक अपनी बात को रखना चाहूँगा। एफएनओ से निकल जाएगा तो बहुत कम ट्रेडिंग होगी इसके अंदर, और कम ट्रेडिंग होना मतलब लोग कमाएंगे, एंड देन स्टॉक विल ग्रेजुअली गो डाउन। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।